26 नवंबर 2005 गुजरात में एक एनकाउंटर होता है। शराबुद्दीन शेख नाम का एक गैंगस्टर मारा जाता है, पर यह कोई आम क्रिमिनल की मौत नहीं थी। ये तो बस शुरुआत थी उस आदमी की कहानी, जिसने एक छोटी सी पीवीसी कंपनी से सीधा इंडिया के पावर गेम में एंट्री की। पर यह स्टोरी जितनी सिंपल लगती है उतनी सिंपल है नहीं। जहां इन पर मर्डर के चार्जेस लगे और जेल भी जाना पड़ता, इस पर मीडिया ने उन्हें नाम दे दिया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमित शाह की। 20 साल के करियर में अमित शाह ने पॉलिटिक्स की हर गेम खेली है, गली से लेकर पार्लियामेंट तक। इसके लिए क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात? आज मैं आपको कोर्ट के डॉक्यूमेंट, सीबीआई की चार्जशीट और वेरीफाइड न्यूज चैनल के फैक्ट्स के जरिए दिखाऊंगा कैसे एक अक्यूज्ड इंडिया की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल होम मिनिस्टर बन गया। अमित शाह being taken into custody by the CBI। लोग कहते हैं अमित शाह एक पॉलिटिशियन, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि ये आदमी पॉलिटिक्स नहीं, पूरी की पूरी चेस गेम खेलता है और इस गेम में हर मूव सोचा समझा होता है। कुछ सच, कुछ झूठ और कुछ ऐसे राज जो कभी सामने ही नहीं आए। आज हम बात करेंगे उस आदमी की जिसे लोग चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहते हैं। कैसे एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने देश के सबसे पावरफुल होम मिनिस्टर बनने का सफर तय किया। क्या है वो जो आज तक आम लोगों को बताया ही नहीं गया। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी तक हम दिखाएंगे वो टाइमलाइन, वो डॉक्यूमेंट्स, वो फैसले जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि अमित शाह एक नेता है या फिर एक पॉलिटिकल मास्टरमाइंड। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में रहने वाली एक गुजराती फैमिली के अंदर एक बच्चा पैदा होता है, अनिल चंद्र शाह। ये एक साधारण फैमिली नहीं थी। अमित शाह के फादर अनिल चंद्र शाह सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वह गुजरात के एक बहुत बड़े पीवीसी मैन्युफैक्चरर थे। इसलिए उन्होंने बचपन से ही देखा था कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है, नेटवर्किंग की आदत कैसे डाली जाती है। उन्होंने मेहसाना से स्कूलिंग कंप्लीट की और अहमदाबाद के शियो शार्क साइंस कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन भी पूरी की। उनका इंटरेस्ट साइंस में नहीं, पावर और इन्फ्लुएंस में था। अमित शाह की रियल स्टोरी शुरू होती है 1978 से, जब वह सिर्फ 14 साल के थे। यहाँ उन्होंने सिर्फ आरएसएस शाखा अटेंड नहीं की, यहाँ उन्होंने 3 फंडामेंटल चीजें सीखी, जैसे डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। यही 3 स्किल्स आगे चलकर उनके पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। फिर आता है साल 1982। अहमदाबाद के आरएसएस सर्कल में एक मुलाकात हुई जिसने इंडियन पॉलिटिक्स का फ्यूचर उसी दिन डिसाइड कर दिया। ये 2 लोग थे जिनकी तकदीर एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जैसे चेस बोर्ड में वजीर और किंग की। यह थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुलाकात। मोदी जी उम्र में अमित शाह से 14 साल बड़े थे और आरएसएस में सीनियर प्रचारक भी। लेकिन अमित शाह की एक खासियत थी, वह बिजनेस को बहुत अच्छे से समझते थे और साथ ही पॉलिटिक्स में उनका आकर्षण बढ़ रहा था। यह सिर्फ एक दोस्ती नहीं थी, यह था एक स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल अलायंस का जन्म। ऐसा अलायंस जो पावर के लिए आगे चलकर हर हद पार करने वाला था। ईयर 1990। अमित शाह अभी भी फैमिली बिजनेस के फाइनेंशियल कमिटमेंट में थे। गुजरात के भारतीय जनता मोर्चा में काफी डीपली एक्टिव हो जाते हैं। छोटे मोटे इलेक्शन में हिस्सा लेना, बूथ लेवल पर काम करना, ये सब उनकी उस पावर की चाहत को पाने का हिस्सा था। ये सिलसिला अगले 10 साल तक चलता रहा और अमित शाह लोकल मीटिंग्स अटेंड करते रहे, आरएसएस की प्रिंसिपल पे एक्टिव रहे और सबसे इम्पोर्टेंट नरेंद्र मोदी के साथ अपने कनेक्शन बिल्ड करते रहे। वे तैयारी कर रहे थे एक बड़े पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग की। फिर आता है साल 2001, जहां कुदरत राजनीति में उन दोनों की किस्मत लिखती है। गुजरात में एक भीषण अर्थक्वेक आता है जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। इस हादसे के बाद उस वक्त के चीफ मिनिस्टर केशुभाई पटेल अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं और पॉलिटिकल पावर का ट्रांसफर होता है। एंड गेस व्हाट? जी हाँ, नरेंद्र मोदी बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। और यहाँ से अमित शाह बनते हैं मोदी जी के की स्ट्रेटेजिस्ट, वह मास्टरमाइंड जिनका हाथ हमेशा से मोदी जी की इमेज बिल्डिंग और हर छोटे मोटे डिसीजन के पीछे था। अगले ही साल 2002 में गुजरात दंगे की आग में जल उठा। 3 दिन तक चले ये भयंकर वायलेंस इंडिया की हिस्ट्री में दर्ज हो जाता है। Sitting Chief Minister Narendra Modi has been questioned on the role of his government in mass murders in connection with the post-Godhra riot. लेकिन अमित शाह का मास्टरमाइंड यहाँ सामने आया। क्राइसिस मैनेजमेंट, यह उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, मोदी जी की इमेज स्ट्रॉन्ग करने का और अपोजिशन की स्ट्रेटेजी को ढेर करने का। इस तरह अमित शाह पहले एमएलए और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने। लेकिन उनका टाइटल कुछ भी हो, सच ये था 2002 से 2012 तक वो गुजरात सरकार के रियल डिसीजन मेकर थे।
और इसी पॉलिटिकल पावर के दौरान शुरू होता है अमित शाह का सबसे बड़ा काला अध्याय। उस वक्त गुजरात में उनके पास 12 से ज्यादा पोर्टफोलियो थे। होम, लॉ ऑफ जस्टिस, सिविल डिफेंस और ट्रांसपोर्ट सब उनके अंडर में आता था। मतलब सरकार मोदी की थी पर कंट्रोल अमित शाह के हाथ में था। लेकिन इसी दौरान गुजरात के माहौल में कुछ अजीब सा होने लगा। पुलिस एनकाउंटर एक एक करके बढ़ने लगे। हर कुछ महीने बाद फिर एक नया ऑपरेशन। हर रिपोर्ट, हर खबर एक ही नाम के आसपास घूमती थी और धीरे धीरे एक नया नाम सामने आया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अमित शाह। I had accused BJP President Amit Shah, who's the then Home Minister of Gujarat, as a key part of the conspiracy behind these killings. ये गुजरात की हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल टाइम था, जब गुजरात की पब्लिक से लेकर रिपोर्टर्स तक हर कोई अमित शाह को इसी टाइटल से जानता था। उनका नाम अब राजनीति से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर के डार्क साइड में जुड़ चुका था। वैसे तो इस दौरान टोटल 31 एनकाउंटर हुए, लेकिन ये 4 ही मामले पूरे देश की नजर में आए। पहला शराफुद्दीन शेख एनकाउंटर 2005, दूसरा तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर 2006, तीसरा इशरत जहान एनकाउंटर 2004 और चौथा शादीन जमाल एनकाउंटर 2003। लेकिन इन चारों में से जो केस अमित शाह की किस्मत और करियर बदलने वाला था वो था 22 नवंबर 2005 का शराफुद्दीन शेख का एनकाउंटर। पुलिस के अनुसार गुजरात राजस्थान बॉर्डर के हाईवे पर एक कार रोक दी जाती है, जिसमें बैठा था शराफुद्दीन शेख, गुजरात का एक जाना माना क्रिमिनल जो हाजी मस्तान गैंग से ताल्लुकात रखता था। पुलिस का कहना है कि जब उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वो भागने लगा और फायरिंग करने लगा और पुलिस को भी सेफ्टी के लिए फायरिंग करनी पड़ी और उसी इंसिडेंट से उसकी जान चली। लेकिन जब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होती है तब एक अलग ही एंगल सामने आता है। ये बात सीबीआई अपनी चार्जशीट में मेंशन करती है। शराफुद्दीन को मुंबई में किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया और सबूत मिटाने के लिए उसकी प्रेग्नेंट वाइफ कौशर बी को भी मारा गया और साथ ही विटनेस तुलसी प्रजापति का भी एनकाउंटर कर दिया गया। ये मर्डर एक पूरी चेन थी। सीबीआई ने आरोप लगाया कि यह एक एनकाउंटर नहीं था, एक प्री प्लान मर्डर था और एलिगेशन लगता है आज के हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह पर। सीबीआई का कहना है कि यह सब सीधा अमित शाह के ऑर्डर पर हुआ था, क्योंकि शराफुद्दीन के पास बीजेपी के कुछ लीडर्स को ब्लैकमेल करने के लिए थ्रेटनिंग एविडेंस थे। सीबीआई ने कोर्ट में यह भी सबमिट किया कि मर्डर को अंजाम देने के लिए 1 करोड़ का बजट रखा गया। जो पुलिस ऑफिसर्स इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उन्हें प्रमोशन दिया गया। आईपीएस ऑफिसर अमित ठाकुर ने गवाही दी। अमित शाह और उनके अलावा 4 पावरफुल लीडर इस एनकाउंटर में सीधे तौर पर शामिल थे। 25 जुलाई 2010 को इस गहरी राजनीतिक साजिश की कीमत अमित शाह को चुकानी पड़ती है। गुजरात के होम मिनिस्टर अमित शाह को रिजाइन करना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा। ये जुडिशियल सिस्टम का वह ठोस जवाब था जिसने बीजेपी के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट को पॉलिटिकल चेस बोर्ड से टेम्परेरी हटा दिया। अमित शाह जेल में बैठे हुए भी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे थे। लगातार बेल की एप्लीकेशंस डाली जा रही थी और बाहर नरेंद्र मोदी पब्लिकली अमित शाह को इनोसेंट बता रहे थे। संपूर्ण रूप से निर्दोष हैं। मगर फाइनली दिसंबर 2010 में उन्हें बेल तो मिली, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। गुजरात में एंट्री और उनके पॉलिटिकल एक्टिविटी पर कंप्लीट बैन था। अमित शाह को दिल्ली में हाउस अरेस्ट पर रहना था, लेकिन अमित शाह ने इस मजबूरी को वेस्ट नहीं किया। वह दिल्ली में रहकर नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स चेस बोर्ड को समझने लगे, नई स्ट्रेटेजी बनाने लगे, नेशनल लेवल पर पावर गेम कैसे खेला जाए, सबसे इम्पोर्टेंट अपनी कॉन्ट्रोवर्शियल इमेज को कैसे क्लीन करना है। सुनवाई के बाद फिर आता है वो हिस्टोरिकल जजमेंट। 30 दिसंबर 2014 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में अमित शाह के खिलाफ सबूतों की कमी के कारण उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। BJP President and former Home Minister of Gujarat Amit Shah has got a clean chit in the Sohrabuddin and Tulsi Prajapati encounter. लीगली अमित शाह अब क्लीन थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में एविडेंस की कमी थी या फिर बीजेपी के सत्ता में आने के बाद केस को रफा दफा कर दिया गया। ये है जश्न की तस्वीर। पहले जज जेटी उत्पत का ट्रांसफर और उनके रिप्लेसमेंट में जज बीएच सोहिया की मिस्टीरियस मौत। 30 दिसंबर 2014 को सुनवाई के 2 हफ्तों के अंदर अमित शाह को बाइज्जत बरी कर दिया गया। BJP President and former Home Minister of Gujarat Amit Shah has got a clean chit in the Sohrabuddin and Tulsi Prajapati encounter case. Special CBI court in Mumbai discharged Amit Shah from both the cases and dropped all charges against. और कोर्ट ने कहा कि केस सिर्फ पॉलिटिकल रीजन की वजह से बनाया गया, लेकिन आज भी शराफुद्दीन की फैमिली कहती है कि हमें आज तक जस्टिस नहीं मिला। कौशर बी के पेरेंट्स कहते हैं कि पावरफुल लोगों ने केस को इन्फ्लुएंस कर दिया। लीगली तो अमित शाह क्लीन है, पर यह केस पॉलिटिकली उन पर हमेशा सवाल उठाता रहेगा। इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत कम होता है कि कोई जेल से निकलकर इतना पावरफुल हो जाए, लेकिन अमित शाह ने ये करके दिखाया।
2010 से 2014 तक जब अमित शाह को गुजरात में एंट्री करने की इजाजत नहीं थी, उन्होंने दिल्ली को अपना हेडक्वार्टर बना लिया, बल्कि पैन इंडिया लेवल पर मोदी जी के साथ एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने में लगा। इस टाइम फ्रेम में उन्होंने दूसरी पार्टियों से 2 कदम आगे की स्ट्रेटेजी तैयार की। उन्होंने नेशनल लेवल पर स्ट्रेटेजी प्लान की, डाटा ड्रिवन एनालिसिस, बूथ लेवल की माइक्रो मैनेजमेंट, ऑपोजिशन पर डिटेल रिसर्च और मीडिया मैनेजमेंट। अब 2013 में नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है, तो कैंपेन की कमान अमित शाह के हाथ में आना जाहिर सी बात। 2014 के लोकसभा इलेक्शन की तैयारी को एक पॉलिटिकल कैंपेन नहीं बल्कि एक वॉर स्ट्रेटेजी की तरह देखा गया। 543 निर्वाचन क्षेत्र का गहरा एनालिसिस, हर मिनट के लिए अलग स्ट्रेटेजी, कैंडिडेट सिलेक्शन, फंड एलोकेशन और ग्राउंड लेवल की माइक्रो कोऑर्डिनेशन। यहाँ तक कि मोदी के पावरफुल स्पीचेस के पीछे भी शाह का हाथ था। और ये पहली बार था जब डिजिटल पावर को इंडिया के इलेक्शन में पहली बार पूरी तरह से यूज किया गया। मोबाइल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का यूज पूरी तरीके से अपोजिशन को डोमिनेट करने के लिए किया गया। अमित शाह ने मीडिया का यूज करके मोदी वेव को हर घर तक पहुंचा दिया। इस इलेक्शन ने गुजरात के एक नेता को सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट बना दिया। 6 मई 2014 की हिस्टोरिकल जीत सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं थी, इसके तुरंत बाद उन्हें पार्टी का सर्वोच्च पद बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट देकर रिवॉर्ड किया गया। फिर से मीडिया ने एक और नाम दे दिया, चाणक्य का। 2017 में यूपी इलेक्शन होते हैं। टोटल 403 सीट्स पर फ्रंट में कांग्रेस, एसपी, बीएसपी अलायंस था, लेकिन अमित शाह ने 700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके राहुल गांधी को पप्पू और सभी पार्टी की इमेज डिस्ट्रॉय कर दी। देखा, अमित शाह का फॉर्मूला सिंपल था, कास्ट मैथमेटिक्स। मोदी जी की पॉपुलैरिटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर उसका यूज करो, ऑपोजिशन की वीकनेस को हाईलाइट करो, सोशल लीडर्स को मैनेज करो और साथ ही ग्राउंड लेवल पर सिंपैथी लो। और अमित शाह ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं। बीजेपी 403 में से 312 सीट जीत जाती है। रिजल्ट ने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। 312 की हिस्टोरिकल विक्ट्री और इस वक्त अमित शाह की पोजीशन पक्की हो गई। वह नरेंद्र मोदी का सबसे ट्रस्टेड पर्सन बन गए, बीजेपी के असल डिसीजन लेने वाले और इलेक्शन जिताने वाले पर्सन बन गए। 30 मई 2019 को अमित शाह इंडिया के सेंट्रल होम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने सारे काम खराब ही किए हैं, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जैसे 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाने का, जो 7 डेकेड से पेंडिंग में था। यह डिसीजन बिना किसी मेजर वायलेंस या इंटरनेशनल प्रेशर के इम्प्लीमेंट हुआ। ऑफिशियल डाटा के हिसाब से इस डिसीजन के बाद रीजन में टेररिस्ट इंसिडेंट में 60% तक की कमी रिकॉर्ड की गई। लेकिन अमित शाह ने हर पावर सेंटर की तरह अमित शाह भी क्रिटिसिज्म से दूर नहीं है। उन पर एलिगेशन है कि उन्होंने अपने बेटे जय शाह को बिना किसी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट क्वालिफिकेशन के बीसीसीआई का चीफ बना दिया, क्योंकि बीसीसीआई में बहुत पैसा है और ये सवाल नेपोटिज्म का है। यह थी अमित शाह पॉलिटिकल चेस मास्टर की अनटोल्ड स्टोरी।